नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना अपने YouTube चैनल में। ध्यान रखिएगा, जो एडुटोरिया के द्वारा न्यू बुक लॉन्च किया गया, कौन सा बुक है आपका, ध्यान रखिए। देखिए आपका ऑल आउट होगा, ऑल आउट है आपका। कौन सा प्रश्न तक होगा, देखिए आपका क्लास लेकर 6 से लेकर आपका 12 नंबर क्लास तक आपका होने वाला किसका, आपका वस्तुनिष्ठ का होने वाला है। और आप लोग को पता है कि हाल ही में जितना भी सारे एग्जाम हो रहा है आपको NCERT बुक से ही आपका पूछा जा रहा है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग सीधा चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। ध्यान रखिएगा, चैप्टर 1 आपका हो चुका भी है। अगर चैप्टर 1 आप नहीं देखें हैं तो ये वीडियो खत्म कीजिए, उसके बाद चैप्टर 1 आप लोग देख लीजिएगा। आज चलते हैं चैप्टर 2 की ओर। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए क्या चीज़ सबका शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए NCERT क्लास 7 से आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 14वीं शताब्दी के इतिहास का, ध्यान रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था। बताइए, 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था। बताइए तो कब लिखा था, तो आप ध्यान में रखिएगा। आपका 1356 में लिखे थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कब, 1356 ईस्वी में लिखे थे, याद रखिएगा। देखिए जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। ध्यान में रखिएगा, इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। ध्यान में रखिए, दोनों के अंतर हैं, लेकिन 1971 का इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। ध्यान में रखिएगा, यह पुस्तकालयों में विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न नंबर, देखिए 2 आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मध्यकाल में रिहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। बताइए मध्यकाल में, ध्यान रखिए, रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। देखिए किस कार्य के लिए किया जाता था, तो आपको सिंचाई के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता था, तो आपका सिंचाई के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखिए आपका क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। बताइए जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये आपका बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया था। कहाँ आपका ये, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। बताइएगा, दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र की बड़ी क्या है, भूस्वामियों को क्या कहा जाता था। बताइए दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में बड़ी क्या भूस्वामियों को क्या कहा जाता था। ध्यान रखिए, तो आपका क्या कहा जाता था, तो बेल्ला कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो आपको बेल्ला, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। बताइए क्या बोल रहा है, त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा आपका नहीं था। तो कौन नहीं था, तो आपका चोल जो है तो आपका त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा आपका नहीं था। कौन था, आपका चोल। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए वहीं 6 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सीमांत थे। मतलब राष्ट्रकूट के किनके सीमांत थे, मतलब दक्कन के राष्ट्रकूट किसके सीमांत थे। ध्यान रखिएगा, तो अब ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के चालुक्यों के सीमांत थे। किसके, आपका कर्नाटक के चालुक्यों के। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए गंगाईकोंडा चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी। बताइए क्या है, गंगाईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी। आपका राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, आपका राजेंद्र प्रथम। कहाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। बताइएगा, देखिए चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ध्यान रखिए क्या हो रहा है, देखिए चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है। कौन सा कथन आपका सत्य है, चलिए देखते हैं। चलिए बताइए कथन 1 में देखिए क्या है। चोल काल में किसानों की बस्तियों को क्या ऊर कहा जाता था, जो क्या सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। बिल्कुल आपका कथन 1 जो है बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, कथन 2 में क्या बोल रहा है, गाँवों के समूह को क्या नाडू कहा जाता था, और ग्राम परिषद का नाडू, ध्यान रखें, नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे क्या प्रशासकीय कार्य करते थे। ध्यान रखें, ये भी आपका बिल्कुल सही है। चोल काल के संबंध में दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए आपको क्या बोल रहा है। देखिए पल्लवों के काल में क्या है, नगरम किसे कहा जाता था, बताइए। क्या बोले, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था। तो आपको व्यापारियों को संगठन को कहा जाता है। नगरम मतलब क्या हो गया, तो आपका व्यापारियों के संगठन को, ध्यान में रखिए, कौन, व्यापारियों के संगठन को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे 10 नंबर प्रश्न देखिए आपको क्या बोल रहा है। देखिए पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी चीज़ें शामिल होती थी। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बताइए कौन सी चीज़ें आपका शामिल होती थी। देखिए इसमें सत्य कथन को चुनने के लिए बोल रहा है, तो बताइए कौन कौन सी चीज़ें आपके शामिल होती थी, क्या आप लोगों को पता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, अभिलेख भी शामिल थे, किसके, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में अभिलेख भी शामिल थे, मिट्टी के बर्तन भी आपके शामिल थे, जानवरों की हड्डियाँ भी आपके शामिल थे, धातु भी आपके शामिल थे, औजार भी शामिल थे, और क्या, आभूषण भी आपके शामिल थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। देखिए मुगलों का जागीर दिल्ली सल्तनतों में किसके बराबर हैं, बताइए। मुगलों के जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर हैं। तो ये आपका इक्ता के बराबर है, क्या, इक्ता, ध्यान में रखिए, इक्ता के बराबर है आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। बताइएगा मध्यकाल में क्या है, रानी दीदा किस क्षेत्र में शासिका थी, बताइए। मध्यकाल में रानी क्या दीदा किस क्षेत्र की शासिका थी, बताइए। तो ये आपका किस क्षेत्र की शासिका थी, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, कश्मीर की जो है आपका शासिका थी। चलिए वहीं 13 नंबर प्रश्न पे आता है, देखिए क्या बोल रहा है। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगाने वाले कर को क्या कहते थे, बताइए। कृषि, क्या बोला, दिल्ली सल्तनत को कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे, सबको पता है ये आपको क्या कहते थे, खराज कहते थे, क्या कहते थे आपका, खराज कहते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। बताइएगा दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक क्या है, मंगलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, ध्यान में रखिए, ये मंगलों से लिखा है तो मंगलों लिख दिया। मंगलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये सबको पता है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखिए, देखिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक आपका दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण हुआ था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि सूर्यवंश ने दिल्ली पर अपने कितने वर्षों का शासन किया था, सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया था, तो आपको 15 वर्षों तक शासन किए थे, सबको पता है आपको कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए शासन किए थे। 16 नंबर प्रश्न देखिए आपको क्या बोल रहा है, सही मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न, देखिए मुगल बादशाह है और वर्ष है, बताइए। मुगल बादशाह और है, बताइए फर्रुखसियार। चलिए मिलान करने वाला भैया इस चीज़ को देखिएगा, तो आपको फर्रुखसियार जो है 1713 से लेकर 1719 तक आपका शासन किए थे, तो आपका कहाँ है, तो फर्रुखसियार देखिए आपका हो जाएगा 2 में हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय आपका कहाँ हो जाएगा, कितने वर्ष तक आपका शासन किए थे, तो आलमगीर द्वितीय जो आपको 1754 से लेकर 1759 तक किए थे, कहाँ 1754 से लेकर 1759 तक, ये 2 में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए शाह आलम द्वितीय कब तक किए थे, तो शाह आलम द्वितीय जो आपका, ध्यान रखिए 1759 से लेकर 1806, ये हो जाएगा 4 में। बताइए अहमद शाह ये आपको कब तक किया था, तो एक लास्ट में एक ही तो बचवे किया है, 1748 से लेकर 1754 तक किए थे, ध्यान रखिए, मिलान कर लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चलिए 17 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए मुगल काल में क्या सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली, मतलब मुगल काल में, ध्यान रखिए, देखिए सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली, किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली, तो ये आपको पता होगा, आपका मलवा क्षेत्र की आपको सूबेदारी मिली थी, किसके, आपके मलवा क्षेत्र की, ध्यान रखिए। वहीं 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए सिखों जत्थों, क्या है, सिख जत्थों तथा मिसलों का संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था, संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था, तो
10 खालसा कहा जाता है। क्या कहलाता था? 10 खालसा कहा जाता था। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज कितना प्रतिशत क्या हिंसा संरक्षण के लिए लिया जाता था? सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिंसा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो आपका ये कितना लिया जाता था? आपका 20% जो है सो आपका हिस्सा लिया जाता था। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? मुगलों के बारे में। इसमें बोला उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका यहाँ दीजिएगा? सत्य है। सत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। किसके बारे में? मुगलों के बारे में। ध्यान रखिएगा कि एक में क्या है, माता की ओर वे तुर्की शासक के तैमूर के वंशज थे, बिल्कुल गलत है। दो में है, पिता की ओर वे क्या चंगेज खां मुगलों के वंशज थे, बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए इसमें दोनों आपका बिल्कुल गलत है। देखिए अगर हम लोग इसका सही उत्तर एक का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। किसके? महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मुगल शासक चंगेज खान जो चीन के मध्य एशिया तक कुछ भागों तक राज करता था, वह उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की शासक तैमूर की मृत्यु कब हुई थी? 1404 में हुई थी। वे वंशज थे। ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं 1 नहीं 2, इसमें कोई भी आपका सही नहीं है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भारत में तोप का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ था? किस युद्ध में हुआ था बताइए? तो अब ध्यान में रखिएगा, ये आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। कब हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ध्यान रखिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सत्य उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत में। ध्यान में रखिए इसमें क्या हो रहा है, सत्य कथन का आपको चयन करने बोल रहा है। चलिए सत्य कथन का चयन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक में क्या है, देखिए मुगलों के क्या नौकरशाह क्या है, मनसबदार कहलाते थे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक सही है। दो में क्या है, इसके पद और वेतन का निर्धारण जात की व्यवस्था पर निर्भर था, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। तो 22 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। बताइएगा, देखिए मनसबदारी व्यवस्था संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए बताइए कौन सा कथन सत्य है। देखिए कथन एक में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अकबर ने जागीरों को सही आकलन कर क्या मानसरोवरों को क्या वितरित किया, बिल्कुल आपका सही है। दो में औरंगजेब के शासनकाल में क्या है, मनसबदारों की संख्या अत्यधिक वृद्धि हुई है, अत्यधिक वृद्धि हुई है। ध्यान रखिए बिल्कुल सही है। और यहाँ थोड़ा सा हम गलत पढ़ दिए थे, क्या है मनसबदारों हैं, यहाँ भी मनसबदारी है। ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों कथन इसमें से आपका सही था। चलिए अगला 24 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो आपका जब्त कहा जाता है। क्या कहा जाता था? तो आपका जब्त, यानी कहाँ, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में है। तो अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा आपका अबुल फजल लिखे थे। कौन लिखे थे? आपका अबुल फजल लिखे थे। ध्यान रखिएगा। देखिए सबको पता है अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? बताइए अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो 1886 ईस्वी में जीता था। कब? 1586 में जीता था। 1586 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय क्या है, खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका पंजाब क्षेत्र से संबंधित हैं, याद रखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 28 नंबर प्रश्न, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति क्या है, राजा मान सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया था? बताइए क्या अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में किस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जनजाति के लोगों पर हमला किए थे? तो पर चेरों पर जो है सो अपना हमला किए थे। किस पे किए थे? तो चेरों पर
हमला किए थे। 29 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में जनजातीय की संख्या बढ़ने क्या कारण थे? बताइए, मध्यकाल में जनजातियों की संख्या बढ़ने के क्या कारण थे? बताइए। तो बढ़ने के कारण आपका थे, देखिए, अरे यार इसमें बोल रहा कौन सा कथन सत है, यहाँ ध्यान देना है कौन सा कथन सत है। देखिए, एक में बोल रहा है जनजातियों और अन्य सामाजिक समूहों जाति व्यवस्था में शामिल होने के कारण, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका जो है सही है। दो में विशेषज्ञ प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, क्या बढ़ई और राजमिस्त्री को जनजातीय रूप से मान्यता दी गई थी, बिल्कुल आपका सही है। 1 और 2 सही है। 3 में आपका क्या, ब्राह्मणों द्वारा नए जातियों का उद्गम का विरोध किया, बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 1665 में आसिफ खान द्वारा गढ़ क्या, देखिए 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़ कंटंगा पर आक्रमण का सामना किसने किया? बताइए, आक्रमण का सामना किसने किया? तो आप लोगों को पता है, रानी दुर्गावती ने किए थे। कौन किए थे? आपका रानी दुर्गावती ने किए थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत कथन का चयन करें। क्या दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत कथन का चयन करें। इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा कथन आपका शायद सही होगा? कौन सा कथन आपका शायद सही होगा? देखिए, तो 1 में क्या है, नैनार शैव संत थे, बिल्कुल सही है। 2 में आपका है, 2 में आपका अलवर क्या है, वैष्णव संत थे, बिल्कुल सही है। बाकी 3 जो है आपका बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला नीचे दिए गए कोड का सही विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है। बताइए, सही विकल्प चुनना है तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या, पुहार पांड्या का बंदरगाह था, बिल्कुल गलत है। ठीक है, मुदेरे चोलों का बंदरगाह था, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। दोनों का इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगर एक का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्या के पास सत्ता के 2 केंद्र थे, यह अंतर्देशीय और एक तटीय। ध्यान रखिएगा। देखिए, दूसरा का क्या सही उत्तर हो जाएगा? देखिए, यह तटीय शहरों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। पुहार या क्या कबरीपट्टनम, यह चोलों का बंदरगाह था और मुदेरे पांड्या की राजधानी थी। ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान में रखिएगा। चलिए बताइए। देखिए, 1 में शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु में हुआ। क्या कथन एक आपका सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। 2 में वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, बिल्कुल। किसके बारे में? दार्शनिक शंकर के बारे में, ध्यान रखिएगा। देखिए, 2 आपका बिल्कुल सही है। उन्हें जगत को मिथ्या या माया कहा, बिल्कुल सही है। 3 मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग अपनाने का उपदेश दिया, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं आगे 2, 3 और 4 आपका कहाँ है। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 किसमें? 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी ये नहीं होगा। 2, 3 और 4 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ध्यान रखिएगा, आपका ए नहीं होगा। 34 नंबर प्रश्न है, वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? बताइए, वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? सबको पता आपका कर्नाटक क्षेत्र में आपका प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका कर्नाटक क्षेत्र में आपका प्रारंभ हुआ था। और अब 35 नंबर प्रश्न आपका, महात्मा गांधी का प्रिय भजन क्या है? वैष्णव जन तो तने हरि पीर पराई जाने रे, किसने लिखा? ध्यान रखिएगा। देखिए, क्या महात्मा गांधी का प्रिय भजन कौन सा था? वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे, किसने लिखा? सबको पता है आपका नरसिंह मेहता ने लिखे थे। कौन लिखे थे आपका? तो नरसिंह मेहता ने लिखे थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रारंभ में क्या है, नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र के में लोकप्रिय हुए हैं?
तो प्रारंभ में नाथपथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? सबको पता है, क्या आपको पता है? तो उत्तरी क्षेत्र में आपका क्या हुआ था, लोकप्रिय। कहाँ हुए थे? तो उत्तरी क्षेत्र में आपका लोकप्रिय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? तो मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? तो आपका रविदास का आपका अनुयायी बन गई थी। किसको? रविदास, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 37 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 38 नंबर प्रश्न है, देखिए, चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोल रहा है कौन सा विकल्प आपका सही है, कौन सा विकल्प आपका सही है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक में है क्या है, वेटी एक प्रकार का एक ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा। 2 में है, देखिए, कदमई एक भूराशव था। बिल्कुल सही है, तो इसलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल इसमें 2 जो है सो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। बताइए, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ? बताइए, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? क्या आपको पता है? तो जुलाहा में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो कबीर का जन्म का जुलाहा परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? बताइए, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? क्या आपको पता है? तो गुरु नानक ने किए थे। कौन किए थे? आपका गुरु नानक ने किए थे। लंगर व्यवस्था की शुरुआत आपका गुरु नानक ने किए थे। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवा रहे हैं हम अभी। 41 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। क्या बोला? भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम का चुनिए। सही क्रम चुनने के लिए बोल रहा है कि कौन पहले आए थे। ध्यान रखिए, कौन पहले आए थे। देखिए, पहला तो आपका फासियन आए थे, यानी फायान आए थे। उसके बाद आपका कौन आया था? देखिए, हैन शुआंग आया था। उसके बाद इंसिंग आए थे। ध्यान में रखिएगा, कौन आए थे? ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो, फायान आए थे, उसके बाद हैन शुआंग आए थे, उसके बाद इंसिंग आए थे। ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न 42 नंबर प्रश्न आपका है। देखिए, क्या बोल रहा है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिए, कौन सा सही नहीं है, इस पर आप लोग को फोकस करना है। कौन सा सही नहीं है, देखिए बताइए कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ जाएगा। देखिए, एक में आपका है, व्यापारी सामानों, क्या बोल रहा है, व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। बिल्कुल गलत है, पहले बार में गलत हो गया भैया। और 2 में दक्षिण भारत सेना मसाले खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमत पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। बिल्कुल सही है। तो मैं दक्षिण भारत से रोम व्यापार के क्या प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो व्यापारी इन सामानों को रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों और सड़कों दोनों का उपयोग करते थे। ध्यान रखिए, यहाँ से बोल रहा है किस चीज़ का, समुद्री मार्गों का उपयोग करते थे। नहीं, आपका यहाँ सड़कों का उपयोग भी करते थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ सड़कों लिख देते हैं, सड़कों का भी उपयोग करते थे। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तैंतालीस नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक मानव किस आधार पर पौधा तथा जानवरों का चयन करते थे? बताइए, प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे तब जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी? बिल्कुल सही है। 2 में है, बड़े दाने और मजबूत क्या है, टंडल के वाले पौधे हैं। बिल्कुल सही है। 2 में अहिंसक जानवर। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, इसमें बोल रहा है असत कथन का चयन करने बोल रहा है। ध्यान रखिएगा, असत कथन का चयन करना है। एक में क्या है, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। तो एक तो देखिए आपका बिल्कुल सही है, भक्ति के संबंध में। 2 में देखिए, श्रीमद्भागवत गीता में भक्ति मार्ग को स्वीकार किया गया। बिल्कुल सही है। 3 में आपको भक्ति का विचारधारा
को बौद्ध तथा जैन धर्मों ने अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका गलत है। तो इसीलिए आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल 3 आपका इसमें जो है सो गलत है। 45 नंबर प्रश्न है, नैनार संतों की संख्या कितनी थी? बताइए नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, बाकी सब एनसीईआरटी से है। चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बताइए नैनार संतों की संख्या आपका 63 थी, ध्यान में रखिएगा। 46वां प्रश्न है, सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन इसमें कौन कौन सा है, ध्यान रखना है। देखिए, एक में रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए, एक तो का बिल्कुल सही है। 2 में ये नैनार संतों से प्रभावित हैं, बिल्कुल गलत है। उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल एक आपका इसमें सही है। 47वां प्रश्न है, सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा कौन सा कथन सत्य, किसके बारे में? सूफी संत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें कौन कौन सा सत्य? देखिए, एक में है सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे, बिल्कुल सही है। 2 में है वे इस्लामी आचार संहिता को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति क्या भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति क्या दया भाव रखने पर बल देते थे, बिल्कुल गलत है। तो देखिए, बिल्कुल आपका गलत है। 3 में उन्हें ईश्वर के प्रति क्या व्यक्तिगत समर्पण बल दिया, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो 1 और 3 आपका सही है। तो 47 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 3 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए इधर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ क्या है लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ध्यान रखिए, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। ध्यान रखिए कौन कौन सा सत्य कथन है। देखिए, इसमें जो है यह केरल के मलयालम में लिखी गई एक ऐसी पहली साहित्य पुस्तक है जो व्यापार के और काव्य से संबंधित है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, 2 भी आपका बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित हैं? तो कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित हैं? तो क्या आप लोग को पता है? कथक वाद सबको पता है, उत्तर भारत से आपका संबंधित है। कहाँ से आपका है? उत्तर भारत से आपका संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 50 नंबर प्रश्न आपका है। देखिए बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित हैं? ये आपको नहीं पता होगा, ये आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 51 की ओर। 51वां प्रश्न है, देखिए रसमंजरी की रचना किसने की? रसमंजरी की रचना किसने की? आपका भानु दत्त ने किए थे। कौन किए थे? देखिए रसमंजरी की रचना आपका भानु दत्त किए थे। 52 नंबर प्रश्न है, देखिए धर्म क्या पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोला सत्य कथन का चयन करना बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, 1 में क्या है, इसकी रचना बंगाल में की गई थी, बिल्कुल सही है। 2 में है इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार के मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई थी, बिल्कुल आपका सही है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर क्या है? देखिए जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? देखिए किस वंश के शासक ने बनवाया था, ये आप लोग को पता नहीं होगा, तो ये अगर गंग वंश के शासक ने आपका बनवाए थे। कौन सा? गंग वंश, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए, मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ आपका हीरा और मूंगा है। क्या है? हीरा और मूंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए चारण भाट किसे कहते हैं? बताइए चारण भाट किसे कहते हैं? तो राजपूत के सुर गाथाओं के गायक को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए राजपूतों के सुर गाथाओं के गायकों को कहते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, देखिए दोचाला तथा चौचाला स्थापित किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये आपका बंगाल क्षेत्र की विशेषता है, ध्यान रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर प्रश्न। अभिकथन 1 है, कारण आर है। तो अभिकथन 1 में क्या है? देखिए, राजधानी का राजस्व समय समय पर भेजा जाना कम हो गया, बिल्कुल सही है। कारण आर में गवर्नरों सूबेदारों के प्रांतों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया, बिल्कुल सही है। और देखिए आर जो है एक आपका सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न आपका है। देखिए, जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा? बताइए कब उभरा था? तो आपका देखिए सूरजमल के देखिए क्या है, जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा था? तो आपका सूरजमल। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बताइए। तो आपका 5 बार किए थे। कब कितने बार किए थे? तो 5 बार। ध्यान रहे अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर 1761 के बीच उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार किए थे। ध्यान रखिएगा। आज का आखिरी प्रश्न है ये, क्योंकि इसमें 60 प्रश्न नहीं था। कल हम लोग देखेंगे चैप्टर 3। ध्यान रखिएगा। देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर हम बता दें। चलिए हमें बता देते हैं 1799 ईस्वी में किए थे। चलिए वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ भैया लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।